जब तक हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज जो घटनाएं घट रही हैं, सोचो कि एक 91 में कश्मीर से 4 लाख पंडितों को निकाला गया और 3 लाख जैसे लोगों को मार दिया गया। हमको पता ही नहीं था। हमने क्या किया? कुछ नहीं। किसी के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं हुई है, और एफआईआर तो नहीं हुई है मगर जाने कुछ हुआ ही नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर पंडित कश्मीर छोड़ के देश के दूसरे हिस्सों में चले गए और कांग्रेस ने सब कुछ सलामत की बात की, कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो नहीं निभाते हैं। आज उसको पंडितों के हत्या करनारे हत्यारे नरसंहार से भी बड़ा था। जितने लोग पहले विश्व युद्ध में या दूसरे विश्व युद्ध में नहीं मरे, उससे कई गुना लोग विभाजन के समय में मरे थे। आपको मालूम? कई गुना। और उसके बाद उससे भी ज्यादा लोग पंडित कश्मीर में मरे और निकाले गए। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। और कश्मीरी पंडितों की वाड़ियां, मकान, दुकानें सब मुस्लिमों को कायदा बना के दी गई। रोशनी एक्ट बनाया। जरा वो रोशनी एक्ट का अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि जिसका 1 महीने का या 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा है, उसकी ऑक्शन कर दो और बेच दो और उससे पैसा लेके तिजोरी में जमा करा दो। 200, 500, 1000 रुपये के बिल के लिए, पैसे के लिए पंडितों के मकान मुस्लिमों को दिए गए। और वो ऑक्शन में पार्ट लेने का अधिकार सिर्फ मुस्लिमों को ही था और किसी को नहीं था। सोचो। और फिर भी हमारे में से किसी को पता नहीं था कि रोशनी एक्ट से ये सब मकान है, वाड़ियां, दुकानें कहाँ गई। आप सोचो कि हम कितने अवेयर हैं। हमें अपने आप को अवेयर करना है, और गवर्नमेंट की कहीं भी गलती है तो उसके साथ भी उलझना है। पैसा तो बंद कराई दीधा એટલી तो शांति थी सबसे आता। तो हमें अपने लिए काम करना है। मगर मैं कई लोगों को देखता हूं कि उसको घमंड है कि मोदी जी तो अभी आए और क्या उनको पता। अरे भाई, मोदी जी अभी आए बराबर है, मगर मोदी जी को डिवाइन ने भेजा है। डिवाइन महाकाल का पसंद किया हुआ इंस्ट्रूमेंट है। वो जो करते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं करते, वो डिवाइन की इच्छा से करते हैं। और वो डिवाइन की इच्छा से करते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, उसकी घर की वो परिस्थिति क्या थी। अरे, भारत किसी की जागीर नहीं है। आज तो देखो, लालू के बच्चे 8वीं फेल, इलेक्शन लड़के एमएलए बन के हमारे आईएएस ऑफिसर को ऑर्डर करते हैं। वो क्या करेंगे, क्या समझेंगे? फिर मुलायम के बेटे अखिलेश, वो क्या, उसको बोलना ही भी पता नहीं है, वो क्या करेगा? और उनको अपनी जागीर चाहिए, वो जागीर समझते हैं। ममता हमने देखा ना,
उसने कैसे किया? उसने खुले आम मुस्लिमों के वोटों को मांगा, डिमांड किया कि हमें वोट दो, वरना। और न इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ किया, न सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया। सोचो जरा, तो हम देखते रहे खेल। आज उद्धव ठाकरे, जिसने पहले बीजेपी के साथ अपना गठबंधन किया था, वो पैसे की लालच में क्यों फंस, वो छोड़ के चले गए कांग्रेस के साथ। उनको वो जो दाऊद की प्रॉपर्टीज मुंबई में थी, उसको बचानी थी। आपको मालूम है, वो नवाब मलिक 140 झुग्गी झोंपड़ी का मालिक है, और वो किराए पर दे रहा है। कौन मालिक है? प्रजा का पैसा, प्रजा की जमीन, देश की जमीन, उसके ऊपर झोंपड़ी बना दी और किराए पर दे दी, और वो मिनिस्टर है। आपने क्या किया? महाराष्ट्रियनों ने क्या किया? सोचो। बंबईकर्स ने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हम देखते रहे खेल। हम उद्धव को उतना भी तो कह सकते थे कि भाई, हमने बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, इसलिए आपके कैंडिडेट को वोट दिया था। आप का कैंडिडेट यदि बीजेपी के साथ नहीं है, आप तो वैसे इस्तीफा दे दो और फिर से इलेक्शन लड़ो। क्या किसी ने कुछ कहा? हमारी कोई हैसियत ही नहीं रखी है ये लोगों ने। अभी अजित पवार का जो बड़ा कांड आ रहा है, 3200 करोड़ का है, अपने सहकारी संस्था खड़ी की, फर्चे में ले गए और अपनी खुद की बेनामी कंपनी बना के उसको खरीद ली, और वो पैसा भी वही बैंक से लिया। और जो कोऑपरेटिव थी, वो खुद की कंपनी बन गई, खुद की फैक्ट्री बन गई। शुगर फैक्ट्री में सब में ऐसा हुआ है। वहां मायावती ने यूपी में किया, वहां अजित पवार और शरद पवार की कंपनी ने किया। किसी को पता भी नहीं है। सोचो, आपने मुंबई में जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, वो कितनी बार गवर्नमेंट ने खाली करवाई और फिर से बस गई, और फिर से खाली करवाई, फिर से बस गई। वो सबको जगह दी, और सब वो जगह को बेच के फिर वापस अपनी जगह पे आ गए। तो ऐसा पॉलिटिक्स का साथ है तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ऐसे ही दिल्ली में भी हो रहा है, अहमदाबाद में भी हो रहा है, हर जगह झुग्गी झोंपड़ियों को जो है वो अपना भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा हथियार बना लिया है। वो लोग रहेंगे, उसको निकालने के लिए खाली करेंगे, वो तोड़ेंगे नहीं, रहने देंगे ऐसे ही। कॉरपोरेशन वाले उसको जगह दे देंगे मकान बना के, वो वहां जाएंगे, और फिर थोड़ी देर में उनके भाई और सब आके वहां लग जाएंगे। फिर उनको देंगे 5-6 साल बाद, फिर वो ही खाली करके फिर वापस आ जाएंगे। तो ये तो एक सिलसिला चलता रहा है। हमने उसको उजागर किया। हमने कभी सोचा कि इतनी बड़ी झुग्गी झोपड़ी वाले कहां से आए? कभी हमने सोचा?
यदि हम नहीं सोचेंगे, हम अपने ही घर की बारे में उलझे रहेंगे, तो हम देश को आगे कैसे ले जाएंगे? गुरुजी, तरुण भाई का एक प्रश्न है कि बीजेपी भी कोई कोई मुद्दा जो है वो चुनाव के वक्त ही वो उसको बाहर लाते हैं, फिर वो उसके बारे में कुछ काम नहीं करते, तो क्या वो अलग पार्टी है दूसरों से, कैसे अलग भिन्न है? देखो, उनको भी मजबूरी है, सत्ता चाहिए, और इसीलिए किसी को उनको लेट गो करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। और ये बात भी सही है कि यदि वो नजरअंदाज नहीं करेंगे तो वो लोग पक्ष छोड़ के जाएंगे और सत्ता जाएगी। तो सत्ता है तो हम कितना भी कुछ कर सकते हैं ना। तो ये भी हमें समझना है कि कहीं मजबूरी है, और वो मजबूरी हमारे वजह से है कि हम कुछ बोलते ही नहीं है। और वो भी जा सकता है, मगर आपको मालूम है दादरा नगर हवेली का एमपी बॉम्बे की एक होटल में मृत पाया गया। क्यों? उसकी सारी जो इंक्वायरी है वो आज आप देखोगे तो बंद ही हो गई है। क्यों? कि उसको जिम्मा दिया गया था कि बीजेपी के जो एमपीज है उनको तोड़ने की व्यवस्था करे, और वो नहीं कर पाया, और उसने पैसा लिया था, वो पैसा वापिस न करना पड़े इसलिए उसको मार दिया गया। ये सारी बातें दबा दी गई। सोचो, तो गवर्नमेंट ने मतलब अलग अलग राज्यों में जो एक्शन लिया, हाँ इलेक्शन से पहले क्या बंगाल में लिया, कर्नाटक में लिया, महाराष्ट्र में अभी कुछ महीने पहले लिया, अजित पवार के अगेंस्ट में लिया, तो वहां पर वो एक्शन का, चाहे ईडी का हो चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर का हो, तो कुछ आउटकम ही नहीं आता है। अभी यूपी में भी इन्होंने पहले एक्शन लिया तो दिखा दिया कि 210 करोड़ रुपए मिले, फिर दूसरे वो पुष्पराज जैन के अगेंस्ट में हुआ, कुछ न्यूज ही नहीं आई कि क्या हुआ। इन्होंने 4-5 दिन तक न्यूज तो बहुत चलाई। तो दो केसेस शुड रीच, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो दो केसेस शुड रीच सम कंक्लूजन। अभी देखो, समझते ही नहीं है, तो लोगों को लगता है कि these raids are only for political purpose. There is no substance. And if there was a substance, then what is the outcome? What? देखो, गुरुजी आगे है ईडी, आईटी और जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स है वो गवर्नमेंट से अलग है, बराबर? और वो भी ऑफिसर्स हैं, और वो सारे ऑफिसर्स बीजेपी के अपॉइंटेड किए हुए तो नहीं है कि जो बीजेपी के इशारे से रेड लगाएंगे। हम इतना तो समझ सकते हैं कि वो सब कांग्रेस के समय से जो अपॉइंटेड हुए हैं वही है, और वो करने के खातिर करते हैं, मगर आगे जो करना है वो जो त्वरा से करना चाहिए, जो स्पीड से करना चाहिए, वो नहीं करना कर रहे। इसलिए हमें डिमांड करनी चाहिए कि भाई अब जो केसेस है वो कई केसेस 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाने चाहिए, कई केसेस 15 दिन में ख़त्म हो जाने चाहिए, कई केसेस 1 महीने में ख़त्म हो जाने चाहिए, कई केसेस 6 महीने में ख़त्म हो जाने चाहिए, कई केसेस 1 वर्ष में। उसे आगे नहीं ले जाना है, और वो हम जब डिमांड करेंगे तब होगा। और हम राम जन्मभूमि का भी देख रहे थे कि सारे जो सीजेआई थे वो सबने टाला, सबने उसको अपनी जिम्मेदारी से दूर रखा। क्यों? क्योंकि वो सब कांग्रेस को नाराज करना नहीं चाहते थे। अगर कुछ ऐसा हुआ
और जो फैक्ट्स थी वो रियल थी, और उसी वजह से राम जन्मभूमि का चुकादा किसी की प्रेशर से नहीं आया है, मगर वो सत्य की वजह से आया है। जो मुस्लिम जज थे उन्होंने वो जो हमारे क्या बोले चित्रकूट के जो संत थे, जो प्रज्ञा चक्षु है, उनको बोला कि आप साबित करके बताओगे कि सरयू नदी से राम जन्मभूमि कितनी दूर थी। तो उन्होंने पूरा श्लोक वहाँ उजागर किया, और वो श्लोक में जैसे बताया था वैसे ही बोला मापो आप, उससे मेजर किया, तब वो जज ने माना। तब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये जो चुकादा मानो कि किसी के प्रेशर से नहीं आया है, सिर्फ तथ्यों की वजह से, सत्य की वजह से आया है, और हमें सत्य को उजागर करना पड़ेगा। और जो अधिकारी है वो भी वहां इसलिए डरते हैं कि एक सरकार तो 10 साल रहेगी, बाकी फिर कदाच शायद कांग्रेस की सरकार आ जाए तो क्या। मगर मैं एक बात बता दूं, महाकाल ने 100 साल का प्लानिंग किया है, और 100 साल तक कांग्रेस को सत्ता से विमुख रखने का प्लान बना दिया है। अभी उसी प्लान को सफल बनाने के लिए हमें आगे निकलना पड़ेगा, हमें इसी तरह वोटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो वही बात रहेगी। और 100 साल तक उसको दूर रखेंगे, तब भी आज जो चेंजेस लाए हैं, जो 370 विकल्प रद्द किए, CAA, वो सारे नहीं तो वो रिवर्स हो जाएंगे। भैंस पानी में ये तो सब रिवर्स हो जाएगा। अभी तो और भी सिविल कॉमन सिविल कोड लाना है, अभी बहुत कुछ करना है, मगर वो करने के लिए हमें पीछे से पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। हम हमारी नजरों से देखते हैं, हम डिवाइन की नजर से नहीं देखते। ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, मोदी जी को जिस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है, योगी जी को बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद भी, मोदी जी के बाद भी, योगी जी के बाद भी कौन बनेगा वो तय है, समझ लीजिए। हमें उसमें वो मोदी जी नहीं होंगे तो क्या होगा वो नहीं सोचना है, योगी जी नहीं होंगे तो क्या होगा वो नहीं सोचना है। हमें सिर्फ किसी को सपोर्ट करना है। बीजेपी के जो भी कैंडिडेट हैं उसको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, और सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर जो भी हुआ है वो सब उसके ऊपर पानी फेर जाएगा। हाँ, आवाज आवाज आवाज। तरुण भाई और म्यूट, तरुण भाई आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कीजिए। हाँ, सपोर्ट तो लोग अच्छा कर रहे हैं, और ये यूपी इलेक्शन से क्लियर हो जाएगा। तो जो समाजवादी पार्टी को जो अभिमान है वो खत्म हो जाएगा, उनका भी खत्म हो जाएगा, पंजाब में भी खत्म हो जाएगा। मगर आपको मालूम है कि आज जो मीडिया है ना वो भी गलत प्रचार कर रही है। अभी देखो, राहुल गांधी कहता है उनके पैसे से और खालिस्तान से पन्नू के पैसे से किसान आंदोलन चला, ISI ने सपोर्ट किया, चीन ने सपोर्ट किया, और आज एक पत्रकार कह रहा था कि मोदी ने खुद करवाया। अभी किसकी मानेंगे आप लोग? तो उसकी मानेंगे ना जब सुनेंगे तब। सोचो, मोदी ने खुद करवाया, ऐसा प्रचार हो रहा है। हम सब जानते कि उसके पीछे कांग्रेस है, राहुल गांधी दुम दबा के पड़े थे, कनाडा से बहुत सारे पैसे आ रहे थे, और कम नसीबी है कि जिस खालिस्तान ने उनकी दादी को खत्म किया, उसकी मदद वो सत्ता पे आने के लिए ले रहा है। इससे बड़ा स्वार्थी आदमी कौन हो सकता है? और वो स्वार्थी आदमी यदि सत्ता पर आए तो क्या कर सकता है? सोचो।
हमें तो एक तय करना है कि हमारे सत्ता पर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ही राज करेगा, फिर कोई भी हो। नए कन्वर्टेड रिलीजियस वाले लोग करेंगे और न क्रिश्चियन करेंगे न मुसलमान करेंगे। मुस्लिम ने हमें गृह मंत्री बना के देख लिया है वाजपेयी जी की सरकार में, क्या हुआ। और वो सरकार फिर से नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि जानबूझ के सारे मीडिया को प्लेन के लोगों को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर किया था। यदि वो प्रेशर नहीं होता तो आज का युग कुछ अलग होता। मगर वाजपेयी भी बोले थे, इसलिए वाजपेयी नहीं चले और फिर से कांग्रेस आई। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि 100 साल तक वो सत्ता पे ना आए, ऐसा वातावरण करके रखना है। अच्छे लोग आए। कहीं भी हमारा ईगो हमारे बीच में ना आए, हमारा घमंड हमें रुके नहीं, और सारी पार्टियों को उनकी जगह दिखा देनी है। यदि हम वो नहीं करेंगे तो भारत टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा और चाइना उसको हड़प कर ले। हमें सोचना है, आगे बढ़ना है। मगर चाइना की परिस्थिति अभी, एक बात बताऊं तो बहुत ही गंभीर है। अभी जिनपिंग को अपनी सत्ता संभालने के लिए पूरा समय देना पड़ता है, तो हमें उसको उसमें ही उलझा के रखना है। हमें आगे बढ़ना है और जहां जहां भी हमारे मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको, बीजेपी को, राष्ट्रवादी पार्टी को, एनडीए को वोट करने के लिए प्रेरित करना है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो भी क्रिश्चियन है दोनों, आपको मालूम है? वो दोनों भी क्रिश्चियन है, हाँ? प्रूव है उसका, उसके। क्रिश्चियन। हाँ, अरविंद केजरीवाल क्रिश्चियन, कन्वर्टेड क्रिश्चियन। तो हम वो लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, वो हमें देखना है। इसलिए हमें आंखों से चश्मा नहीं उतारना है, अपने चश्मे से ही देखना है। चश्मे उतारेंगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? तो दोस्तों, आज ने राष्ट्र देवो भव के ऊपर गुरुजी से बहुत बहुत अच्छी और इंस्पायरिंग बातें सुनी। आशा करते हैं कि हम सब मिलके हमारे राष्ट्र को और बेहतर और दुनिया में सबसे आगे बढ़ने वाला राष्ट्र बनाएंगे, जिसमें हमारा योगदान, जैसे गुरुजी ने बताया कि हमें लिखना है, हमें अवेयर रहना है, और जहां जहां कुछ भी इनजस्टिस होता है तो उसको, उसके सामने आवाज उठानी है। हमारा वोट तो है ही है, बट वोट के अलावा 5 साल क्या करते हैं वो भी वो तय करता है हमारे राष्ट्र की दिशा और दशा। और दोनों के लिए हमें जागरूक रहना है। ट्विटर है, जीमेल है, या तो हमारे जो लोकल लीडर्स हैं उनसे संपर्क में रहना है। और हमें भी आगे आके देखो, पॉलिटिक्स में जब तक हम भी सक्रिय भूमिका नहीं करेंगे तब तक देश हित में काम नहीं कर पाएंगे। और जैसे गुरुजी बोलते हैं, बार बार कहते हैं कि देखो, हमें इंस्ट्रूमेंट बनना है। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, तो क्यों ना हम ही डिवाइन महाकाल के इंस्ट्रूमेंट बने और राष्ट्र के हित में हमारा भी योगदान हो। ऐसे हम आज के दिन एक प्रतिज्ञा करें और अच्छे से अच्छा जितना भी हो सके हमारा योगदान करें। दोस्तों, ये सैटरडे और संडे पराशक्ति चिकित्सा का बेसिक कोर्स रखा गया है, ऑनलाइन ही है। तो
आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हम यहाँ 30 से 35 लोग हैं, अगर हम एक भी हमारे गेस्ट लेके आए तो हमारा कम से कम 35 लोगों का बैच, एक अच्छा सा बैच हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्य में जुड़े, बाबा जी के साथ जुड़े तो सबसे अच्छा हो जाए। उनके लिए तो होगा ही होगा, हमारा और विश्व का भी कल्याण हो सकता है। तो आपसे सबसे विनती है कि कम से कम एक रजिस्ट्रेशन, एक नया रजिस्ट्रेशन लेके आए, जिससे वो बाबा जी के कार्य में जुड़े। हमें बहुत सारा काम करना है और बहुत तेजी से करना है, क्योंकि बहुत सारा समय ऑलरेडी व्यतीत हो चुका है और अभी हमें ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करना है। हर संडे गुरु माँ हमसे मेडिटेशन भी करवाती है और हम बाबा जी के साथ जुड़े रहते हैं। तो अभी हमारा भी एक कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति जैसे कर्तव्य है वैसे ही हमारे प्रति और हिंदू धर्म के प्रति, बाबा जी के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम सब मिलके ये बाबा जी का कार्य को आगे बढ़ाएं और सब साथ में मिलके काम करें। ऐसी आप सबसे विनती है। जय हिंद, अस्तु। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु माँ। खुश रहो, खुश रहो।